सभी बच्चे जो इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, इस बार मैंने 10 चैप्टर्स का जो अपडेटेड सिलेबस था उसके अनुसार जो है वीडियोस बनाकर डाल दिया है। उसका प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक भी डाल दूंगा, उसमें जो जो यूजफुल वीडियो सारा है। लेकिन कुछ बच्चों ने कहा कि सर बहुत जगह एमसीक्यू हम लोग देख रहे हैं, इतना तरह का वीडियो देख रहे हैं कि बहुत कंफ्यूज जा रहे हैं कि एमसीक्यू कैसे पढ़ें, सबको अलग अलग तरह से बता रहे हैं। तो सर आप भी कुछ क्लू दे दीजिए। तो जो बच्चे हैं जो इसको देखेंगे, शायद जो भी देखे उसको फ़ायदा हो, इसके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि कैसा एमसीक्यू होता है। एमसीक्यू क्या है, बेसिकली देखिए केस बेस्ड स्टडी रहता है, तो उसको तो ध्यान से समझना है। सिलेबस के अनुसार ही केस बेस्ड रहता है, तो कंसेप्ट अगर क्लियर है तो जो सारा वीडियो मेरा देखा होगा उसका तो कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा और मुझे लगता है कहीं दिक्कत नहीं होगी। फिर भी एमसीक्यू को कैसे हल करना उसके लिए मैं एक फास्ट रिवीजन भी इस वीडियो समझ लीजिए, एक फास्ट रिवीजन भी है पूरे सिलेबस का, क्योंकि मैं यहाँ सिलेबस लेके बैठा हूँ। साथ में जैसे मैं सिलेबस को थोड़ा डिस्कस कर लूंगा तो उसके साथ लेके बैठा हूँ सरस्वती पब्लिकेशन, इनका उन क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा जो पूछे गए हैं एमसीक्यू सॉरी जो सीबीएसई सैंपल पेपर में और सीबीएसई के जो प्रीवियस एग्जाम्स उनमें जो पूछे गए उनको मैं डील करूंगा। इसी के साथ मैं यहाँ पे अरिहंत का मैंने ऑल इन वन भी लेके बैठा हूँ, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं हर एक चैप्टर में जो कि पहले प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं या सैंपल पेपर में डाले गए हैं, जिसका कि प्रोबेबिलिटी बनती है ज़्यादा पूछे जाने की। ये दोनों को मैं डिस्कस करूंगा। इसी के अनुसार जो है कुछ असर्शन रीजनिंग जो है उसको भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि केस बेस्ड स्टडी होता है, असर्शन रीजनिंग होता है और मिलाने वाला होता है, कुछ मैचिंग वाला होता है, टेबल्स को मिलाने वाला, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। कंसेप्ट क्लियर है तो आप हर किसी को ध्यान से पढ़ेंगे तो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ पूरे सिलेबस को टच करते हुए तुरंत मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। अब इसमें फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट, पहले तो मैनेजमेंट क्या है करके आ जाएगा नीचे 4 ऑप्शन। तो मैनेजमेंट क्या है, तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड वे में करना, ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए। अब उसके लिए क्या, प्लानिंग, एडवांस में सब चीज़ सोचना, ऑर्गेनाइजिंग, चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड वे में करना, ठीक है। स्टाफिंग यानी स्टाफ रिक्रूटमेंट करना, उसको डेवलप करना, उसको सेलेक्ट करना, डायरेक्शन देना सब चीज़ को, और उस डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए उसको सुपरवाइज करते रहना कि सब चीज़ें ठीक चल रही कि नहीं चल रही। तो ये सब पे क्वेश्चन आ जाएगा। एक फास्ट रिवीजन भी ये समझ लीजिए, वेरियस कमिटी पे क्वेश्चन आ जाएगा कि किस किस कमिटी का क्या काम है। इसमें आ जाएगा प्री कमिटी कौन है, ड्यूरिंग कमिटी कौन है, पोस्ट कमिटी कौन है। तो आपको देखना होगा कि कौन सा कमिटी जो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले, जैसे मैच शुरू होने से पहले काम कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन पहले से काम कर रही है, रिसेप्शन पहले से काम कर रही है, इन्विटेशन पहले से काम कर रही है, पब्लिसिटी पहले से काम कर रही है। जो जो पहले से काम कर रही है वो ड्यूरिंग में क्या है, तो अनाउंसमेंट तो ड्यूरिंग में ही होगा, अनाउंसमेंट कमेटी जो आपके ऑफिसिटिंग कमेटी है वो पहले से होगी। लेकिन हाँ फिक्सचर कमेटी पहले हो जाए, क्योंकि फिक्सचर पहले बन जाता है मैच से, तो वो आपको थोड़ा सा देखना है। पोस्ट कमेटी क्या क्या है, तो बाद में ट्रांसपोर्टेशन बाद में भी काम है, कुछ कमेटी ऐसा जो बाद में भी काम आती है, शुरू में भी उसके दौरान भी। तो पोस्ट में क्या क्या, तो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी, ये सब बाद में ही, मैचेज के बाद। तो मैचेज के बाद वाला क्या क्या है, मैच के दौरान क्या क्या है, मैच के पहले क्या क्या है, इसको थोड़ा सा आपको देखना है अपने आईक्यू से, और आप आराम से हल कर लेंगे इसको, ठीक है। और किस कमेटी का क्या काम है, तो एक बार जो पिछला वीडियो देखा हुआ है मैंने नाम के साथ बताया था कि नाम ही में क्लियर है कि उसका क्या काम है। अब फर्स्ट एड तो फर्स्ट एड ही काम होगा, अनाउंसमेंट तो अनाउंसमेंट ही काम होगा, डिसिप्लिन कमेटी तो डिसिप्लिन देखना ही काम होगा, अनाउंसमेंट करने का काम होगा, इक्विपमेंट तो जो स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट उसका देखभाल करना, ठीक है। ऑफिसेटिंग एक टेक्निकल टर्म, इसका मतलब होता है मैच खिलाने वाले लोग, बॉल बॉय जो है, रेफरी, एम्पायर, लाइन मैन, ये स्कोरर, टाइम कीपर, ये सब कुछ ऑफिसिएटिंग कमेटी। तो ये कमेटी जो डिफरेंट कमेटी जो है वो उसको थोड़ा टेक्निकली याद रखना है। उसके बाद फिक्सचर क्या है, तो प्री डिसाइड शेड्यूल है, फिक्स शेड्यूल है एक रूल के हिसाब से जिससे मैच खेलते हैं हम लोग। इस पर भी क्वेश्चन आ जाएगा कि फिक्सचर क्या है। फिर उसका प्रोसीजर, तो नॉकआउट का प्रोसीजर बता ही दिए, बाई क्या है वो बता चुके हैं हम लोग। बाई क्या है, तो पावर ऑफ 2 में टीम को लाने के लिए जो टीमें एक्स्ट्रा होती हैं उनको फर्स्ट राउंड में बाई दिया जाता है। ये बाई जो है प्रीवियस जो टीम्स अच्छी होती है उनके आधार पर भी दिया जाता है, जिसको सीडिंग कहते हैं। सीडिंग अलग है, बाई अलग है। सीडिंग का जो जरूरी नहीं कि बाई मिले, अगर 16 टीम है तो भी 4 सीडेड हो सकता है, सबसे नीचे सबसे ऊपर, नीचे का सबसे ऊपर, ऊपर सबसे नीचे। बाई के अनुसार ही सीडिंग दिया जाता है, पहला 4 बाई, पहला 4 सीडिंग। लेकिन 16 टीम में बाई नहीं भी है तो भी सीडिंग दिया जाएगा, कहाँ, तो सबसे नीचे सबसे ऊपर जितना सीडिंग है वो दिया जाएगा। जैसे 15 टीम है तो 15 टीम है तो एक ही बाई है, सबसे नीचे अलग है, लेकिन वो सीडेड भी रहेगा अगर सीडिंग है साथ में, तो बाई 1 लिख के बगल में सीडेड लिखना है। इसके तो 1 घंटा मैंने वीडियो बनाया हुआ, आप आराम से उसको देखिएगा तो समझ जाइएगा। और उसके अनुसार नॉकआउट पे क्वेश्चन पूछ सकता है, बाई क्या है पूछ सकता है, सीडिंग क्या है पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो सीडिंग मीन्स टू कीप द थिंग्स स्ट्रॉन्ग थिंग इन सेपरेट हाफ्स।
बाई क्या अगर पूछा है ऐसा तो ये भी लिख सकता है कि इट इज द प्रोविजन फॉर सम टीम नॉट टू प्ले इन फर्स्ट राउंड, तो ये भी हो सकता है। लीग क्या है, तो लीग जो है ये स्टेयरकेस मेथड, साइक्लिक मेथड, टेबुलर मेथड, ये चारों लीग का मेथड। लीग को राउंड रॉबिन भी कहते हैं, लीग को बर्जा सिस्टम भी कहते हैं, ये सब एमसीक्यू में आते रहता है। इसका मैचेज का आते रहता है, तो नॉकआउट है तो n-1 मैच होगा, लेकिन अगर हार्ड लाइन मैच हो रहा है तो n के बराबर होगा। कभी कभी आता है डबल नॉकआउट में कितना मैच होगा, तो डबल नॉकआउट में डबल लीग में कैसा मैच होगा, डबल लीग में जितना नंबर ऑफ टीम है उस उतना को ही जो है मल्टीप्लाई करते हैं, एक नीचे वाले से बाई 2 नहीं करते हैं, यानी कि जो लीग से होता है उसका डबल। यानी अगर 6 टीम है तो ऐसे कितना होगा, तो 15 मैच होगा, और अगर पूरा का पूरा डबल लीग है तो 30 मैच होगा। ये भी कभी कभी पूछ देता है, तो ये मेथड पूछता है। इंट्राम्यूरल एक्स्ट्राम्यूरल, इंट्राम्यूरल क्या है, एक्स्ट्राम्यूरल क्या है पूछता है। इंट्रा मीन्स विद इन, म्यूरल मीन्स वॉल, तो इसको भी पूछता है। इंट्राम्यूरल एक्स्ट्रा मीन आउटसाइड, म्यूरल मीन्स वॉल, ये 2 या 2 से ज़्यादा टीम बाहर खेल रही तो उसका मीनिंग पे, उसके ऑब्जेक्टिव पे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ब्रदरहुड बढ़ाना। अगर इंट्राम्यूरल है तो इनिशियल लेवल में वन गेम फॉर वन बॉय, हर किसी सेलेक्ट करना, उसको एक्सपोजर देना, स्पोर्ट्समैनशिप का बेस तैयार करना, ये सब हो गया। उसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो जो भी थोड़ा भी आईक्यू रखेंगे वो आराम से हल कर लेंगे कि क्या बोलना चाह रहा है। कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम में थोड़ा सा देखना कि स्पोर्ट्स डे किसको कहते हैं, हेल्थ रन किसको कहते हैं, रन फॉर फन किसको कहते हैं, रन फॉर स्पेसिफिक कॉज किसको कहते हैं। ये कंसेप्ट आपका है तो बन जाएगा। एसर्शन रीजनिंग में भी मैंने पहले ही बताया कि किस टाइप से उसको हल कर सकते हैं। एसर्शन को ध्यान से पढ़िए, रीजन उस ध्यान से पढ़िए। हो सकता है एसर्शन सही हो, रीजन गलत हो सकता है एसर्शन गलत हो, रीजन सही हो सकता है कि एसर्शन सही हो और रीजन उसका सही एक्सप्रेशन नहीं दे रहा हो सकता है एसर्शन सही हो और रीजन उसका सही एक्सप्रेशन भी दे रहा हो। तो ये 4 ऑप्शन में अधिकतर रहता है, उसको आपको देखना होगा ध्यान से पढ़कर। अभी मैं जब इसको हल करूंगा तो मैं बताऊंगा। चिल्ड्रन वुमेन इन स्पोर्ट्स, तो ये पूरे सिलेबस को आप देखिएगा ना, तो इस पूरे सिलेबस से जो है किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, मैं थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ, ऐसी बहाने रिवीजन भी फास्ट हो जा रहा है। एक्सरसाइज गाइडलाइंस ऑफ WHO फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स, इसको मैंने हिंट किया था कि आप अपने अगल बगल के बच्चों को देखिएगा कि किस एज ग्रुप के हैं, तो वो क्या करते हैं। अधिकतर जो करते हैं उसी को सिस्टमैटिक लिख देना है कि 30 मिनट्स का उसको एरोबिक एक्टिविटीज कराना है। फॉर एग्जाम्पल जो वो करते हैं, जैसे छोटा एकदम बच्चा है तो क्रॉलिंग करता है, चलता है, उसी को सिस्टमैटिक कराने के लिए लिख देना है। एक नज़र आप देखिएगा अगर मेरे इस वीडियो के बाद, तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटी क्या है, तो मैंने अपने वीडियो बताया था ऊपर से नीचे, तो ऊपर यहाँ राउंड शोल्डर, या नीचे से ऊपर अगर करना है तो सबसे नीचे फ्लैट फिट, ऊपर नी पे आए तो नी पे नी सट रहा है तो नॉक नी गैप है, तो वो क्या क्या है उसका पोस्चर याद रखिएगा। नीचे का रीढ़ का हड्डी अगर दबा हुआ तो लॉर्डोसिस, साइडवर्ड है तो स्कोलियोसिस, यहाँ आगे झुक गया तो कीफोसिस, शोल्डर आगे गया तो राउंड शोल्डर। ये सारा पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर इसका क्या क्या उपाय उस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एमसीक्यू में। तो इसका सबका उपाय भी थोड़ा सा याद रखिएगा। फ्लैट फुट है तो यानी कि फिट को अगर टो और हिल पे चलेंगे तो फायदा करेगा। एक शूज अच्छा पहनना है। नी के लिए नॉक नी अगर है तो हॉर्स राइडिंग करना है। इनवर्ड करके पैर चलना है। जैसे आउटवर्ड करेंगे तो नी के बाहर दबाव पड़ेगा तो वो इसको रिकेट्स में बोलेक्स में फायदा करेगा। गरुणासन, अगर ऐसे गरुणासन कर रहे हैं तो बोलेक्स से फायदा करेगा। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपको देखनी है कि क्या चीज किसमें फायदा कर सकता है और उसके अनुसार आपको लिखना है। ठीक है, जैसे पद्मासन है, पद्मासन में यहाँ भी दबाव डालते हैं, यहाँ भी दबाव डालते हैं, तो ये नॉक में फायदा करेगा। लोडोसिस नीचे दबाव है तो पश्चिमोत्तानासन, पादहस्तासन, और तीनों का तीनों में सबसे परफेक्ट होता है, चाहे वो लोडोसिस हो, स्कोलियोसिस हो, किफोसिस हो, राउंड शोल्डर हो, बीम हैंगिंग एक्सरसाइज, वो बहुत फायदा करता है ये सब में। फिर यहाँ पर अगर दिक्कत है आपका तो भुजंग आसन फायदा करेगा। थोड़ा सा आईक्यू लगाना है आसन वाले चैप्टर से कि कौन सा आसन कैसे है। आसन का चित्र और आसन को अभी नहीं किए हैं तो एक बार रिलेट कर लीजिए आसन चित्र से अपने आप को। एक स्टिक डायग्राम का मैंने अलग से वीडियो बनाया ही हुआ है जो कि प्लेलिस्ट में है, उसके स्टिक डायग्राम के अनुसार रिलेट कर लीजिए आसन को और वो आपको पता चल जाएगा अधिकतर किस चीज़ में फायदा करेगा। इवन कि किफोसिलोडोस्कोसिस में मुझे सिलेबस देखने की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे खुद पता चल जाता है कि यह आसन इसमें फायदा करेगा। तो आपका सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, वुमेन्स पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल बेनिफिट, क्या क्या बेनिफिट तो सारा आपको उसके साथ रिलेट कर देना है। फिजिकल बेनिफिट क्या क्या है, तो स्ट्रांग है, मसल स्ट्रांग होगा, ऑस्टियोपोरोसिस कम होगा, जो उनकी परेशानियां वो दूर होंगी। परेशानियां क्या क्या, तो स्पेशल कंसिडरेशन है मिनार्क एंड मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन है। तो ये जो है जो कि आप जान मिनार्क मतलब जो शुरुआत होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का,
मेंस्ट्रुअल डायफंक्शन डिसफंक्शन जो होता है उसमें जो है आपका या तो माने इरेगुलरिटी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है। फीमेल एथलीट ट्रायल में ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डी का क्षय होना, जिसका बेसिक कॉज है कि एक्सेसिव एक्सरसाइज या कैल्शियम और विटामिन डी, कैल्शियम फॉस्फोरस विटामिन D3 ये सब का कम लेना डाइट में। एमिनोरिया जो कि दो तरह का, प्राइमरी एमिनोरिया और सेकेंडरी एमिनोरिया, ये सब भी क्वेश्चन पूछ सकता है। प्राइमरी क्या है, तो जब एज हो गया है और मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू नहीं हो रहा है 16 ईयर्स तक, तो प्राइमरी है। और अगर शुरू हो गया लेकिन 3 महीने के लिए स्टॉप हो गया कभी, तो सेकेंडरी एमिनोरिया है। ईटिंग डिसऑर्डर जिसमें कि 2 आपको पढ़ना है, एमिनोरिया, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है, तो एनोरेक्सिया नर्वोसा है आपका जो कि आप एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं और डाइट करना चाहते हैं और बहुत बार जो है आपको कुछ कुछ ऐसी दवाई भी लेना चाहते हैं जो कि आपके वेट को कम करे, तो यहाँ पर एनोरेक्सिया। लेकिन अगर खा लेते हैं बहुत ज़्यादा और आपको फिर गिल्टी फीलिंग होता है और बिंज वोमिटिंग करते हैं, फिर जो है वोमिटिंग भी कर देते हैं, तो वहाँ बुलिमिया हो जाता है। ये दोनों का थोड़ा अंतर समझना है, ये भी ऑब्जेक्टिव में कभी कभी MCQ में आ सकता है। योगा इज प्रिवेंटिव मेजर ओबेसिटी, जैसे कि मैंने याद कराया था KTM फाड़ूस डायबिटीज़, तो उसका मैंने याद कराया था कि ये टेंशन होता है तो खाली बैठे सोचने वाला, तो 2K PS दामू जी, तो मैंने सारा का टेक्निक याद कराया हुआ है आपको कि कैसे कैसे किससे रिलेट कर देना है, ताकि आप उसको समझ पाए कि किस, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही होता है कि किस लाइफ स्ट्रेटजी में कौन सा आसन है। तो इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा तो आपको सारा चैप्टर क्लियर है। फिर हर एक आसन को फिर रिलेट कीजिएगा। कॉन्ट्राइंडिकेशन आसन में छुपा हुआ है, जितने आगे झुकने वाला आसन है वो सीवियर बैक पेन पर नहीं करना है। अधिकतर आसन जो है प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं ही करना है, सब आसन छोड़ के। और जो है तड़ासन शायद 1-2 आसन छोड़ के बाकी सब में उसका अपने आप कॉन्ट्राइंडिकेशन में है। तो मेन तो सब आसन जो है वो छोड़ के मुझे लगता है कि अधिकतर आसन जो है प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं करना है। और बाकी जो है आपको देखना है कि जैसे वज्रासन है, वज्रासन का पोस्चर क्या है, तो उसमें नी पे दबाव पड़ रहा है, एंकल पे दबाव पड़ रहा है, तो ये दोनों इंजरी वाले नहीं करना है। तड़ासन में ऊपर खींचे, शोल्डर इंजरी को नहीं करना है। तो आपको जो है ये चीज़ें थोड़ा सा रिलेट कर लेने की, किस तरह का मूवमेंट हो रहा है और क्या है। तो एक बार आसन को ध्यान से देखिए, उसका स्टिक डायग्राम ध्यान से देखिए, उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन ध्यान देखिए, और आपको प्रोसीजर याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप जब देख लेंगे कि इस पोस्चर में है तो आपको धीरे से वैसी एक लाइन में लिख देना है, जैसे मैंने टेक्निक बताया था कि पहले सबसे पहले स्टैंड इरेक्ट है। अगर पेट के बल सो के आसन शुरू है तो फर्स्ट सिट इन सुपाइन पोजिशन, पीठ के बल अगर तो प्रोन पोजिशन। तो ये जो है पहले आपको देखना है कि किस पोजीशन में कैसे सोकर क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो पहले इनिशियल पोजीशन लिखना है, फिर आपको जो दिखाई दे रहा है चित्र में उसी को एक लाइन में अपने शब्दों में व्याख्या कर देनी है। 1 2 3 4 लाइन में कीजिएगा, सब वहां पर नंबर मिलेगा और साथ में ऑब्जेक्टिव भी आपका सारा क्लियर रहेगा। फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स फॉर CWS में चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, इसमें स्पेशल ओलंपिक कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, पैरालंपिक कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, डेफलिमिक कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, मैंने सारा कुछ बताया हुआ है वीडियोस में। कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशन डिवीजन इन स्पोर्ट्स, अभी एक क्वेश्चन पूछ रहे कि क्लासिफिकेशन जो है वो जो है इसमें पैरालंपिक में डिविजनिंग जो है ये क्यों होता है, इसमें स्पेशल ओलंपिक में। तो असल में क्लासिफिकेशन जो है फिर भी आसान मामला, डिविजनिंग जो आसान मामला नहीं, किस मामले में, तो बॉडी के मामले में। तो ये सारा कुछ जो है मैंने समझाया हुआ है वहाँ पर, तो इस पर भी थोड़ा सा क्वेश्चन बन जाएगा आपका। इंक्लूजन जो है वो क्या है, तो सारी चीज़ों को साथ लेके, सभी तरह के लोगों को, जो CWSN है जनरल लोगों को सभी को साथ लेके चलना, सभी सब्जेक्ट को साथ लेके चलना, इंक्लूजन होता है। एडवांटेज एंड फिजिकल एक्टिविटी ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, यहाँ कोई भी फायदा लिखा हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि हाँ ये फायदा रिलेटेड है उससे। स्ट्रेटजी टू मेक फिजिकल एक्सेसिबल, कैसे एक्सेसिबल करेंगे, तो उनका एनवायरमेंट उसके अनुसार रखेंगे, उनके इंटरेस्ट के अनुसार रखेंगे, उनके एबिलिटी के अनुसार रखेंगे, इक्विपमेंट को मॉडिफाइड करेंगे उनके अनुसार। तो ये स्ट्रेटजी भी जो है आपके ऑप्शन में आ जाएगा। स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन जो है इस चैप्टर में, यानी मेरा कहने का मतलब है कि जितना भी आपका सिलेबस है उसका बेसिक कंसेप्ट आप लेके चलिएगा, क्योंकि मैं 10 को बोलूँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं चाह रहा था इसलिए बोल देना थोड़ा थोड़ा, ताकि इसी बहाने का फास्ट रिवीजन हो जाए। तो कंसेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट क्या है, तो जिसमें सारे कॉन्स्टिट्यूट आपके बॉडी नीड के अनुसार हो, वो है बैलेंस डाइट। न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन द साइंस ऑफ फूड। मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी में ज़्यादा चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कम मात्रा में चाहिए। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 2 ही है, विटामिन और मिनरल्स, बाकी सब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। फूड है न्यूट्रिटिव नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट डाइट, तो न्यूट्रिटिव में सब है, नॉन न्यूट्रिटिव में वाटर और रफेज ये सब है, जिसमें रफेज में कलर कंपाउंड, फ्लेवर कंपाउंड, ये सब आ जाता है। ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल,
हेल्दी वेट क्या है बीएमआई के अनुसार। फिट फॉर डाइटिंग क्या है, डाइटिंग करने से क्या क्या लॉस होता है। तो फिट डाइटिंग में जब भी हम लोग डाइटिंग करते हैं तो हम लोग कुछ कुछ विटामिन और मिनरल्स जो कि डेली हमारे बॉडी में चाहिए वो उसकी कमी हो जाती है, जिससे तो नुकसान होता है। दूसरा, डाइटिंग करने के बाद ज़्यादा खा लेते हैं वो नुकसान, ये सबको याद रखना है। फूड इंटॉलरेंस, सर्टेन अगर जो है कोई एंजाइम जो पचाता है किसी फूड को, वो अगर बॉडी में लैक कर रहा है तो वो फूड इंटॉलरेंस वहाँ हो जाता है। फूड मिथ क्या है, तो जो दो चार मिथ है आपको याद रखना है। पोटैटो आदमी को मोटा नहीं करता है, कार्बोहाइड्रेट आदमी को मोटा नहीं करता है, कर सकता है कुछ भी अगर आप एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो और खा रहे हैं तो फूड मिथ क्या है, अगर नॉन वेज खाकर दूध नहीं पीना चाहिए, ये भी एक फूड मिथ है। केला और अंडा साथ नहीं खाना, ये भी एक फूड मिथ है। तो ये दो चार फूड मिथ याद रखिएगा तो अपने आप आपको याद आ जाएगा वहाँ। इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट इन प्री में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होना चाहिए, प्रोटीन हल्का होना चाहिए। ड्यूरिंग में क्या होता है, ड्यूरिंग में लिक्विड चीज़ ज़्यादा होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट सिंपल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए ताकि आराम से पच जाए। और पोस्ट में हाई प्रोटीन करना है और मॉडरेट अमाउंट में कार्ब्स लेना है। ये सब मैं सब बता चुका हूँ। टेस्ट मेजर ने फिटनेस टेस्ट टाई खेलो इंडिया, छोटे के लिए क्या होता है, बड़े के लिए क्या होता है, उसको याद रखना है, उसका प्रोसीजर याद रखना है। यानी कि 5 to 8 के लिए क्या करना है, 1 to 3 क्लास के लिए, 4 to 12 के लिए क्या करना है। तो 1 to आपको पता ही है फिर सारा का सारा कि 1 to 4 के लिए आपका 3 चीज़ है, बीएमआई निकालना है, फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट है, प्लेट टिपिंग टेस्ट है। ठीक है, इसका प्लेट टिपिंग टेस्ट का कभी कभी मेजरमेंट पूछ देता है कि बीच वाला का कितना है, साइड वाला कितना है। तो 30/20 उसका 20 जो है डायमीटर का पूरा गोला है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सारा कुछ पूछ देता है कि किसने हार्वर्ड स्टेप्स किसने निकाला, ब्राउवा एंड अदर्स ने 1943 में निकाला। तो ये सब याद रखना है। बीएमआर क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट कैसे निकालते हैं, रिक्लियन जोन्स सीनियर सिनेफेटस में 6 टेस्ट क्या क्या, वो किस चीज़ के लिए, सारा टेस्ट में कौन निकाला कि इसका पर्पस क्या है, इस पर एमसीक्यू बनता है। इसको थोड़ा जरूर देख लीजिएगा कि किसने कब इन्वेंट किया और उसका अगर कोई और अदर नेम है तो वो, और इसमें इसका पर्पस क्या है, ये अधिकतर पूछेगा। क्योंकि प्रोसीजर तो एमसीक्यू में पूछेगा नहीं प्रोसीजर, लेकिन याद किसके लिए रखना है आपको, तो सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस आएंगे 3 और 5 नंबर के लिए। फिजियोलॉजी एंड इंजरी स्पोर्ट्स, फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइन फिजिकल फिटनेस में क्या है, स्ट्रेंथ के लिए क्या क्या कौन कौन फिटनेस है वो ऑप्शन में आ सकता है। मस्कुलर सिस्टम के लिए, कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए क्या है, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन डिफरेंट सिस्टम, तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स खाली इसका याद रखना। फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग, आप किसी भी बुजुर्ग आदमी को देख लीजिए वो उसके अनुसार कर दीजिए। स्पोर्ट्स इंजरी क्लासिफिकेशन, कॉज, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। तो क्लासिफिकेशन इंजरी का क्या है, तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी एंड बोन इंजरी। बोन इंजरी में क्या है, फ्रैक्चर डिसलोकेशन, और सॉफ्ट टिश्यू में स्किन के से रिलेटेड, मसल से रिलेटेड, टेंडन से रिलेटेड। स्किन से रिलेटेड क्या क्या है, तो इंसिजन, न्यूक्लियर चीज से कटना, लेसरेशन को भी ब्लड चीट से कट जाना, छिल जाना, एब्रेजन, और अंदर चोट लग के लाल या नीला हो जाना, वो है कंट्यूजन। ठीक है, ये इसके अलावा मसल और टेंडन्स में अगर खिंचाव हो गया या ओवरलैप हो गया तो वो हो गया आपका स्ट्रेन, और लिगामेंट्स में होगा तो स्प्रेन। ये फ्रैक्चर जो है वो थोड़ा सा आपको इसके अनुसार पढ़ लेना कि चित्र के अनुसार कैसा कैसा है। सामने दिख रहा है ट्रांसवर्स, तिरछा कट गया, ऑब्लिक, एक दूसरे चढ़ गया तो एक दूसरे चढ़ गया तो इम्पैक्ट, एक दूसरे पर प्रभाव डाल रहा है। तो अगर किसी मेजर जो लंग्स या हार्ट या ब्रेन पे अगर चढ़ गया तो वो क्या, उसको कहते हैं हम लोग कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। 2 या 2 से ज़्यादा टूट गया तो कम्युनिटी से बना कम्मिटेड फ्रैक्चर। मुड़ गया है तो ग्रीन स्टिक मुड़ जाता है लेकिन टूटता नहीं है, तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो कि बच्चों में ज़्यादातर होता है। और सिंपल फ्रैक्चर, हल्का सा फ्रैक्चर हुआ तो सिंपल फ्रैक्चर। तो ये सब फ्रैक्चर कौन सा क्या है वो देख लीजिएगा। ठीक है, और डिसलोकेशन ऑफ जॉ, डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर, मतलब जहाँ भी लोकेटेड है बोन का ज्वाइंट है, वो ज्वाइंट अगर जगह से हिल गया तो डिसलोकेशन। इसको मैंने अच्छे समझाया हुआ है, उसका ट्रीटमेंट प्राइस भी अच्छे समझाया। प्राइस में पी क्या, आर क्या, ये भी पूछ देता है, इसको भी देख लीजिएगा कि पी यानी प्रोटेक्शन, आर यानी रेस्ट, आई यानी आइसिंग, सी यानी कॉम्प्रेशन, यानी एलिवेशन, इसको भी देख लीजिएगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तीनों देख लीजिएगा, उसका स्पोर्ट्स में प्रयोग। ये सबसे थोड़ा थोड़ा कहीं के क्वेश्चन पूछ देता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं, तो लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। सेकंड को क्या, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, लॉ ऑफ रिएक्शन, थर्ड लॉ को। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछता है एमसीक्यू। लीवर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, इस पर भी एमसीक्यू पूछ सकता है। तो फर्स्ट क्लास में फुलक्रम कहाँ होता है, सेकंड में कहाँ होता है, और थर्ड में कहाँ होता है, उसके अनुसार भी क्वेश्चन पूछता है। तो लाइफ फाइल फील मैंने इसका टेक्निक बताया था याद करने का। इक्विलिब्रियम क्या है, तो बैलेंस है, बॉडी बैलेंस। इक्विलिब्रियम में 2 तरह का, स्टैटिक और डायनेमिक। तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा, इसको क्या प्रभावित करते वो ऑप्शन में आ जाता है एमसीक्यू में।
सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसको प्रभावित करता है, सीजी उसका बॉर्डन बेस का बॉर्डन करना वो प्रभावित करता है, और उसका वेट भार ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। फ्रिक्शन जो है, दो सरफेस जब भी आपस में टच करते हैं तो एक फोर्स काम करता है जिसको फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। और फ्रिक्शन भी दो तरह का होता है, स्टैटिक और डायनेमिक भी दो तरह का होता है, ये भी आ जाता है एमसीक्यू में। तो डायनेमिक रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। किस फ्रिक्शन का जो वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है, एम्पलीट्यूड जो सबसे ज़्यादा होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का। तो ये भी एमसीक्यू में पूछा हुआ है। तो जब टाइल को चार्जिंग क्या प्रभावित करता है वो भी पूछता है। तो इनिशियल वेलोसिटी, उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जो है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, और लैंडिंग एरिया इन रिलेशन टू थ्रोइंग एरिया, जहाँ से प्रोजेक्शन एरिया है। और एयर रेसिस्टेंस भी इसको प्रभावित करता है। एयर रेसिस्टेंस, अगर सामने से हवा चल रही तो, और ग्रेविटी भी, जैसे यहाँ से कोई चीज़ फेंकेंगे तो जितना दूर, जितना ताकत, जितना एंगल में जाएगा उससे 6 गुना ज़्यादा जाएगा चांद पर, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी कम है। लेकिन यहाँ पर चूंकि ग्रेविटी को कांस्टेंट माना जाता है इसलिए उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स में पर्सनैलिटी क्या है, पर्सनैलिटी का डिफिनेशन आ सकता है कि किसने दिया। और ये सारे चैप्टर्स जो मैंने बताए हुए हैं वो सब जो है अगर किसी ने देखा होगा तो सबको जानते होंगे। इट्स रिप्रेजेंट टाइप्स। जूम का क्लासिफिकेशन क्या है, बिग 5 थ्योरी क्या है। जूम का है इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। बिग 5 थ्योरी ओशियन से रिलेट कर देना है, वो ओपननेस क्या है, सी क्या है, मोटिवेशन, स्टाइल टू ड्राइव, और इसका टेक्निक क्या है। तो गोल सेटिंग से लेकर जितना चीज जो मैंने बताया है आपको याद ही हो। एक्सरसाइज एडहेरेंस, इसका रीजन क्या है, इस टाइप से जुड़े रहने का रीजन क्या है, उसका बेनिफिट क्या है। इस पर अधिकतर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछने का कम चांस रहता है एमसीक्यू में। मीनिंग कंसेप्ट, टाइप्स ऑफ एग्रेशन, एग्रेशन पे पूछता है अधिकतर। हॉस्टाइल एग्रेशन क्या है, जहां डायरेक्ट किसी चोट पहुंचा। इंस्ट्रूमेंटल क्या है, जब इंस्ट्रूमेंट का सहारा ले। एसआरटी पॉजिटिव एग्रेशन है, जब आप गुस्सा को अपनी शक्ति बनाते हैं और उसको सा काम है। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, सेल्फ स्टीम क्या है, जो अपने बारे में पॉजिटिव सोचना। मेंटल इंजीनियरिंग है, आगे के लिए सोचना, आगे के लिए प्लान करना और इमेजिन करके काम करना। सेल्फ टॉक, अपने से पॉजिटिव बात करना, क्योंकि अपने से बात करना दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट आदमी से बात करना होता है। और गोल सेटिंग मीन्स स्मार्ट गोल बनाना। ट्रेनिंग स्पोर्ट्स में कंसेप्ट, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन क्या है, तो टैलेंट को कैसे खोजेंगे स्कूल लेवल पर, उसका प्रोसेस क्या है। मैंने 5 प्रोसेस बताया हुआ था जिसको याद करने का है। डिड सेलेक्ट, क्या आपने सेलेक्ट किया टैलेंट को, तो डिड सेलेक्ट का जो फॉर्मूला मैंने बताया था कि सबसे पहले हम लोग को क्या करता है, डिटेक्शन करना है, फिर आइडेंटिफिकेशन करना है, फिर जो है उसका डेवलपमेंट करना है, तो और उसका सिलेक्शन करना है, फिर उसका जो है ट्रांसफ़र करना है उसको कि दूसरे जगह भी, दूसरे चीज़ों में। तो इस तरह से इसको याद करा दिया था मैंने। माइक्रो मेसो, मैक्रो जो प्लान, माइक्रो यानी कि 7 से 15 दिन का प्लानिंग स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का, 15 से 3 महीना का मेसो, और 3 महीना से पूरे साल भर का मैक्रो। ये साइकिल ऑफ प्लानिंग है। फिर टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड स्पीड का टाइप्स मैंने समझाया हुआ है पहले ही। स्ट्रेंथ क्या है, स्टैटिक डायनेमिक भी 3 तरह का, तो इस पर भी एमसीक्यू आता है। एंड्योरेंस जो है नेचर के हिसाब से और टाइम के आधार पर 2 तरह का इसका है। नेचर के आधार पर बेसिक एंड्योरेंस और जो है स्पेसिफिक एंड्योरेंस, और बेसिक, स्पेसिफिक, और एक और है नेचुरल एंड्योरेंस। तीसरा 3 बेसिक इसके आधार पर है, नेचर के आधार पर। ऐसे टाइम के आधार पर स्पीड एंड्योरेंस, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। स्पीड एंड्योरेंस 45 सेकंड से कम, 45 सेकंड से 2 मिनट तक शॉर्ट टर्म, 2 मिनट से 15 मिनट मिड टर्म, और 15 मिनट ज़्यादा करने में लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। तो इस पर भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। और स्पीड जो है वो उसका डेवलप करने का फिर मेथड सबका पूछेगा, जो कि ऑप्शन में आ सकता है, आपका एमसीक्यू में आ सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए क्या क्या है, मेथड्स ऑफ स्ट्रेंथ के लिए क्या है, एंड्योरेंस के लिए क्या है, स्पीड के लिए क्या है। कोऑर्डिनेटिव 7 जो मैंने याद कराया है आपको ABCDEFG के अनुसार। और सर्किट ट्रेनिंग जो है, जिसको एडम्सन मॉर्गन ने 1953 में जो है डिज़ाइन किया था, उसके सर्किट कितने, 6 से 12 एक्सरसाइज। तो ये भी कभी कभी एमसीक्यू में आया है। और एक्सरसाइज कैसा होना चाहिए वो भी आया है। तो कोई भी 2 एक्सरसाइज कंसेक्यूटिव मसल ग्रुप का नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस का, अगर आपका नॉलेज क्लियर है तो कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं कुछ एग्जाम्पल्स में, ताकि आप जान पाइए कि कैसे करना है। जैसे जो आ चुका है वो मैं बता रहा हूँ। पहला, द टोटल नंबर ऑफ मैचेज नॉकआउट टूर्नामेंट इन 34 टीम्स। 34 टीम में 33 मैच होगा, क्योंकि N-1 होता है। तो अगर पूछ दिया कि देयर आर X टीम, क्योंकि अगर पूछा है, और देयर इज हार्ड लाइन मैच, अगर 3rd पोजीशन का मैच हो रहा है तो जितना नंबर ऑफ टीम है उतना नंबर ऑफ मैच होगा, यानी 34 टीम में 34 ही मैच हो जाएगा अगर हार्ड लाइन मैच हो रहा है तो। इसको याद रखिएगा।
द फोर्थ बाई विल बी गिवन टू, तो पहला ही पूछ सकता है, दूसरा ही पूछ सकता है, क्योंकि ये पूछा है सैंपल पेपर 2021 में। पहला बाई सबसे नीचे, दूसरा है सबसे ऊपर, तीसरा है नीचे के हाफ का सबसे ऊपर, चौथा है ऊपर का सबसे नीचे। इसी तरह चलते रहेगा, तो कोई भी पूछ सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ भी पूछ सकता है, तो उसको याद रखिएगा। अब इसी में यहाँ पर आते हैं, तो इसमें सीबीएसई में 2021 में जो पूछा है उसमें द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेशन, फॉर्मेशन और रूल रेगुलेशन, मेकिंग स्ट्रेटजीज, और चौथा है ऑल ऑफ एबव। तो सब करते हैं हम लोग, गोल बनाते हैं, सब चीज़ करते हैं किसमें, प्लानिंग में, तो ऑल ऑफ एबव आंसर होगा ये। फिर सीबीएसई 2021 में एक और पूछा था, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्या है, तो इक्विपमेंट तो खरीदेंगे कब हम लोग, मैच का इक्विपमेंट या कोई भी इक्विपमेंट कब खरीदेंगे, तो कभी भी प्री खरीदेंगे, पहले खरीदेंगे, तो यह है प्री इवेंट। ये आपका मैंने कहा ना IQ से भी आप बनाइएगा तो भी हो जाएगा यार। व्हाट इज द फॉर्मूला टू डिवाइड एन ऑड नंबर ऑफ टीम्स इन द अपर हाफ ऑफ ए नॉकआउट फिक्चर। नॉकआउट फिक्चर का अपर हाफ और लोअर हाफ बांटने के लिए अगर ऑड नंबर टीम है तो क्या है, ऊपर n+1/2, नीचे n-1/2। लेकिन अगर पूछ दिया व्हाट इज द मेथड ऑफ डिवाइडिंग बाय, तो उल्टा हो जाएगा, नीचे NB+1/2, जिधर टीम कम वहां बाई ज्यादा, और ऊपर NB-1/2। तो ये आपका पूछा हुआ है 2021 में। इसी तरह आप सेकंड चैप्टर में आते हैं। सेकंड चैप्टर में हम लोग आते हैं। सेकंड चैप्टर में यहाँ पे पूछा है सीबीएसई 2020 में 2020 में पूछा है कि लेटरल कर्व ऑफ योर स्पाइन, लेटरल कर्व, साइडवर्ड कर्व, उसको क्या कहते हैं, तो स्कोलियोसिस, ठीक है। जैसे नीचे का इनवर्ड कर्व तो उसको कहेंगे लोडोसिस, अपर बैक का कर्व तो उसको कहेंगे किफोसिस, ये याद रखिएगा। फिर उसको क्या क्या कहते हैं वो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। नीचे वाले को हॉलो बैक, ऊपर वाले को हंच बैक, यानी किफोसिस को हंच बैक, नीचे लोडोसिस को हॉलो बैक। द बो लेग्स आर क्या है, तो वाइड गैप, और नॉक नी क्या है, तो नी जब टच करता है। ये सीबीएसई 2020 में सब पूछा हुआ है। बो लेग्स के बारे में एक बार पूछा है, एक बार जो है नॉक नीज के बारे में पूछा हुआ है। यानी सबका पोस्चरल डिफॉर्मिटी पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ भी पूछा हुआ है। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग सेकंड चैप्टर में, इस किताब में। तो इस किताब में सीबीएसई 2020 से पूछा है बो लेग्स देयर आर, ये तो बता दिए, वाइड गैप। फिर सीबीएसई 2020 से पूछा एबनॉर्मल कर्व ऑफ द स्पाइन एट द फ्रंट, ऊपर में एट द फ्रंट, सॉरी स्पाइन एट द फ्रंट मैंने आगे की ओर बढ़ जा रहा है, आगे की ओर बढ़ जा रहा है नीचे से, तो दैट इज कॉल्ड लोडोसिस, ठीक है। नेक्स्ट है मिनार्क इज रिलेटेड टू, मिनार्क जो है किससे रिलेटेड क्या है, तो मिनार्क से एंडिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड ऑफ वुमेन या बिगिनिंग, तो बिगिनिंग होगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी तुरंत बताया। फिर जो है हाँ, ये इतना ही दो पूछा हुआ है। ऐसे से रिलेटेड होगा, एमिनोरिया से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो भी आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद वाले चैप्टर में आते हैं आप लोग, आसन वाले में यहाँ भी आ जाते हैं। दोनों मैंने पे रखा होता है, टाइम वेस्ट ना हो आपका। सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पे पूछा हुआ है चित्र दिखा के आसन क्या है, तो चित्र के अनुसार मैंने कहा कि देखिएगा पीछे की ओर मुड़ा हुआ है तो धनुष जैसा आकृति धनुरासन, ऊपर ताड़ जैसा आकृति तो ताड़ासन, आधा हाथ दोनों ऊपर गया है, ऊर्ध मतलब ऊपर, हस्त मतलब हाथ, और तान मतलब खींचना, ऊपर को खींचना, तो ऊर्ध हस्तोतान आसन। तो उससे ना नाम से चित्र से रिलेट कर लीजिएगा तो आपको याद रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आसन इज नॉट रेमेडियल आसन फॉर ट्रीटिंग ओबेसिटी, ओबेसिटी के लिए शवासन और सुखासन नहीं होगा, क्योंकि आराम से सोने से, आराम से बैठने से कौन सा ओबेसिटी दूर होने वाला है। जहाँ भी पेट ओट दबेगा, पेट ओट मुड़ेगा, वही आसन आपका जो है ओबेसिटी के लिए, वही लगभग आसन डायबिटीज के लिए भी, क्योंकि पैंक्रियाज पेट के पास होता है, पेट के अंदर, तो पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करने के लिए आपको पेट को ही हिलाना डुलाना पड़ता है। इसलिए आप देखिएगा दोनों का आसन बहुत रिलेटेड है, लगभग ओबेसिटी और डायबिटीज का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आसन इज नॉट परफॉर्म इन स्टैंडिंग पोजिशन, तो बहुत सारा दिया हुआ है इसमें। चक्रासन दिया है, तो अर्धचक्रासन हर जगह खड़े खड़े पीछे झुकते हैं हम लोग, तड़ासन खड़े खड़े, कटी चक्रासन खड़े खड़े ऐसे से हाथ ले जाते हैं, और एक दिया हुआ है सुखासन, या कोई भी आसन बैठने वाला दे देगा तो फिर आपको उसको देख लेना है, जैसे अर्धमत्स्येंद्रासन दे दिया या फिर गोमुखासन दे दिया, ऐसे बैठने वाला है। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। और इधर में आपका जो है कभी कभी पूछ देता है 11 से भी आसन वाला में, कभी कभी थोड़ा बहुत, तो इसलिए हल्का सा ये देखिए स्टैंडिंग योग को कभी कभी टच कर दिया है, इसलिए देख लीजिएगा कि पहला यम है, लास्ट समाधि है, और
जैसे इस यहाँ पर जो बुक है आपका ऑल इन वन, इसमें भी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ योगा, तो 8 यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसको याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, इसके बाद वाला जो है क्वेश्चन जो है, इसमें सैंपल सीबीएसई सैंपल नंबर 2021 में पूछा है, ड्यू टू ओबेसिटी रमन इज नॉट सफरिंग फ्रॉम नॉक नीज इन विच एडवाइस टू, कैसे एडवाइस किया गया, तो वॉक इन इनर एज, वॉक इन आउटर एज ऑफ फुट, आउटर एज ऐसे फुट को अगर चलेंगे तो हमारा नॉक नीज दूर होगा, वॉक ऑन टोज, वॉक ऑन हिल्स, वॉक ऑन हिल्स, ये एडवाइस क्या किया जाएगा उसके अनुसार एक क्वेश्चन पूछा है सैंपल पेपर में यहाँ पर भी। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग उसके बाद वाले चैप्टर में। अगर आपके दिमाग में कोई भी लास्ट में क्वेश्चन आ रहा है कि ये ऑब्जेक्टिव में कंफ्यूजन है तो जरूर पूछ लीजिएगा। ऐसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो मैं टच कर रहा हूँ यहाँ पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मैक्रो मिनरल, अब चैप्टर 5 में आ गए हम लोग। मैक्रो मिनरल जो है, सॉरी हम चैप्टर 4 कहाँ गया, चैप्टर 4 हम लोग, हाँ चैप्टर 4, चैप्टर 3, हाँ बीच में चैप्टर 4 यहाँ है। इसमें अधिकतर क्वेश्चन पूछता है कि ओलंपिक, स्पेशल ओलंपिक किसने शुरू किया, केनेडी रिवर ने, कब शुरू हुआ, उस पर क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार। इंटरनेशनल पर ओलंपिक कमेटी का एस्टेब्लिश कब हुआ है, इस पर क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सारा चीज़ जो थोड़ा सा याद रखिएगा आप, ठीक है। आप लोग अगर याद रखिएगा, जैसे यूनिस केनेडी रिवर ने शुरू किया था, 4 ईयर के अंतराल पे ओलंपिक होता है। इन विच ईयर द फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स स्टार्ट, तो ऐसे ऑफिशियली 1960 में स्टार्ट हुआ है, किसी और नाम से 1948 में ही वो स्टार्ट कर दिए थे डॉक्टर लुडविग गटमैन, लेकिन ये जो है 1960 से स्टार्ट हुआ है। तो इस तरह से क्वेश्चंस इसमें अधिकतर आते हैं कि किस किस ईयर में स्टार्ट हुआ और कब हुआ है। इसको थोड़ा सा खाली देख लेना है सिलेबस में आपको, लेकिन इसमें से कोई पूछा हुआ यहाँ दिया हुआ नहीं है सीबीएसई इसमें। सीनियर फिटनेस टेस्ट इज अ रेंज ऑफ एज ग्रुप, तो 60 to 94 है। सीबीएसई सैंपल पेपर 2023 में आया था ये आपका ट्रेनिंग स्पोर्ट्स में से। यहां पर चैप्टर में सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन, वाचिंग अदर्स प्ले एंड एंजॉय विच इन टर्न मोटिवेट्स द चाइल्ड टू स्पेशल नीड टू पार्टिसिपेट इन पार्ट विच काइंड ऑफ स्ट्रेटजी, तो कैसा स्ट्रेटजी है, तो सोशल स्ट्रेटजी है। क्योंकि दूसरे को देख के जब हम कुछ मोटिवेट होते हैं, दैट इज सोशल स्ट्रेटजी। विच टाइप ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी इज रिक्वायर्ड टू गेम्स लाइक जूडो एंड रेसलिंग, तो कॉपलिंग एबिलिटी, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को एक साथ करना, दैट इज कॉल्ड कॉपलिंग एबिलिटी। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा आप लोग कि जब भी आएगा कि जूडो के लिए तो वहाँ कॉपलिंग एबिलिटी रहेगा। स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन से कुछ क्वेश्चन जो सीबीएसई 2020 पूछा गया, द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो इसमें ना 3 ऑप्शन दिया, ग्रीन वेजिटेबल्स तो नहीं होगा, सनलाइट जो है वो तो विटामिन डी का है, व्हीट एंड राइस ये कार्बोहाइड्रेट का है, तो एक है फिश, मीट एंड एग, तो तुरंत से आप पकड़ सकते हैं उसको। वे फॉलोइंग आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एक्सेप्ट, मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन है एक्सेप्ट, तो यहाँ पर विटामिन और मिनरल्स ही सिर्फ होगा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन ये सब जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। तो ये क्वेश्चन पूछा है 2021 में, तो ये कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप आराम से कर लीजिएगा। एसेशन रीजनिंग में पूछा था कि रिस्क ऑफ कैंसर कैन बी रिड्यूस्ड बाय ईटिंग मोर कलरफुल वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड अदर प्लांट फूड्स दैट हैव सर्टेन फाइटोकेमिकल इन देम। रीजन है नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट इज ए पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट। तो इसका जो है इसका आंसर होगा कि ए तो ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है, क्योंकि उसका सही रीजन नहीं दे रहा है। ठीक है, ए ट्रू है क्योंकि कैंसर रिड्यूस हो सकता है अगर आप सही अगर कलरफुल वेजिटेबल ले रहे हैं, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट जो है बढ़ेगा बॉडी में। और चैप्टर्स में मैं देख रहा हूं कि कोई कैसा क्वेश्चन है जो पूछा गया है और बताया जाए। सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन 2021 ने पूछा, हाउ मेनी टाइम्स द रीडिंग टेकिंग फॉर द कैलकुलेटिंग द लॉन्ग टर्म फिटनेस इंडेक्स, तो 3 बार लिया जाता है, जो कि आपको मालूम है।
लॉन्ग टर्म फिटनेस इंडेक्स नापने के लिए कहा। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में भी 3 बार ले आता है, 1 से 1.5 मिनट, 2 से 2.5 मिनट, 3 से 3.5 मिनट। सीबीएसई में 2020 पूछा गया, द कैपेसिटी ऑफ मसल टू ऑब्जर्व एंड कंज्यूम ऑक्सीजन कॉल्ड, तो ऑक्सीजन अपटेक। ठीक है, इनटेक मतलब होता है कि अंदर लेना लंग्स तक, और अपटेक होता है उसको यूज करना। तो द कैपेसिटी ऑफ मसल टू ऑब्जर्व एंड कंज्यूम ऑक्सीजन अपटेक होगा, इनटेक होगा कि कितना आप लंग्स तक ले रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट डिटरमाइन फ्लेक्सिबिलिटी, तो आप सब जानते हैं कि क्या हो सकता है। ज्वाइंट स्ट्रक्चर तो होगा ही होगा, क्योंकि ये करता है, प्रीवियस इंजरी भी होगा। एफिशिएंसी ऑफ लंग्स से कोई मतलब इसका नहीं है, इसलिए एफिशिएंसी ऑफ लंग्स जो है इसका फैक्टर नहीं है फ्लेक्सिबिलिटी का। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन सा फैक्टर किसके इफेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसको एक बार देख लीजिएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है दिखता है, ताकि वो आप देख लीजिए। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो अपोजिट, क्योंकि फ्रिक्शन रोकता है, नहीं तो स्लिप हो जाएगा, तेजी से फिसलते चल जाइएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द एवरेज लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या होगा, वेट। सीबीएसई में 2021 में पूछा है, एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ एक्सर्टेड अपॉन इट, इट इज रिलेटेड विथ, क्या, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। क्योंकि जितना आपका प्रोपोर्शन में जो है, जितना प्रोपोर्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड, जिस डायरेक्शन में फोर्स लाएंगे उसी फोर्स में आपका एक्सेलरेशन होगा, लेकिन उसका वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। न्यूटन्स विच लॉ स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट, ये तो ये आप आराम से कर लेंगे। मुझे लगता है बायोमैकेनिक्स स्पोर्ट्स में अधिकतर बच्चे गलत नहीं करते हैं। गलती होती है आसन वाले में अधिकतर, क्योंकि इधर उधर हो जाता है, वहाँ गलती होती है। कुछ कुछ एप्लीकेशनल में, जो आपका साइकोलॉजी वाले में कभी कभी थोड़ी बहुत गलती होती है, और ट्रेनिंग वाले में भी समझ में नहीं आता कौन सा ट्रेनिंग से क्या डेवलप है, तो वहाँ गलती होती है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पे मैं 2022 में पूछा है जस्ट कि इन लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स, तो मास होता है, जो कि अभी जस्ट मैंने बताया इसके बाहर के। While exercising on a multi-gym, the type of muscular contraction occur in, multi-gym में अगर कर रहे हैं, muscular contraction क्या है, तो अगर वो हिल नहीं रहा है तो वो आइसोमेट्रिक है, और अगर वो हिल रहा है तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है यहाँ। While exercising on a multi-gym with a machine, यहाँ मशीन कहना चाह रहा है, तो वहाँ पर रहेगा आइसोकाइनेटिक, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। एक बात और याद रखिए, जहां पर डिफरेंट बुक्स में अगर कहीं कुछ और दे दिया है तो एग्जाम के जस्ट बाद मुझे जरूर बताइएगा, इसलिए क्योंकि सीबीएसई को भेजने पर कि इस पब्लिक बुक में यहाँ कंफ्यूजिंग था, तो बच्चों की गलती नहीं है, तो वहां पर सीबीएसई क्या करता है कि उसमें जनरल मार्किंग कर देता है। ऐसा हर साल 1-2 क्वेश्चन में हुआ है, जिसमें कि आप अगर अटेम्प्ट सिर्फ किए हैं तो आपको नंबर दे दिया जाता है। इसलिए आप घबराइएगा मत, कोई ऐसा बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहेगा तो आपको जो बेस्ट लगेगा उस पर ऑप्शन देके आ जाइएगा। हो सकता है कि अगर आपका किसी भी तरीके से सही है तो उसको रेफरेंस देकर सीबीएसई जो है उसको फिर मार्किंग दे देता है। तो ये आपका खत्म होता है। यहाँ पर आपका जो है अधिकतर जो है मैक्रो साइकिल, माइक्रो साइकिल पर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे छोटा साइकिल ट्रेनिंग का क्या है तो माइक्रो, और सबसे बड़ा क्या है तो मैक्रो। ऐसे तो ओलंपिक प्लान भी होता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। एक्सेलरेशन रन मेथड और पेस रन मेथड स्पीड के लिए है, ये भी एक क्वेश्चन में आया हुआ था। सीबीएसई का 2020 ने पूछा है व्हाइल एक्सरसाइजिंग ऑन मल्टी जिम, और एक है रेजिस्टेंस एबिलिटी अगेंस्ट फटीग इज कॉल्ड। फटीग के थकान के बावजूद काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग एंडोरेंस। इस बुक में देख लेते हैं और कहीं कुछ है क्या हम लोग का। आगे ये बुक खत्म हो गया। इस बुक में सीबीएसई सैंपल पेपर 2021 में पूछा गया है लेसरेशन इज, तो इरेगुलर कट ऑन स्किन, याद रखिएगा, ठीक है। फिर सीबीएसई सैंपल पेपर 2021 में है फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइन स्पीड, तो इसमें एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, बॉडी वेट, मसल कॉम्पोजिशन, तो ए और सी 2 है, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और मसल कॉम्पोजिशन, याद रखिएगा। इस तरह क्वेश्चन पूछता है। डैश बोन कम्स, ये सीबीएसई सैंपल पेपर 2021 में है। तो सीबीएसई सैंपल पेपर के भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैंने यहाँ बता रहा हूँ मैं कि किस तरह से पूछते हैं। और सीबीएसई का 2020 में क्वेश्चन जो पूछा गया इस चैप्टर से वो है द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड कंज्यूम्ड, ये तो अभी मैंने बताया ऑक्सीजन अपटेक।
और सीबीएसई में एक बार पूछा, इट इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय द साइड ऑफ द हार्ट। एक बार में पंप आउट होता है 1 मिनट के लिए तो कार्डियक आउटपुट कहा जाता है, और एक बार में तो होता है स्टॉक वॉल्यूम, एक बार में जो होता है। ऐसे मैंने सारा कंसेप्ट सारे वीडियो बताया हुआ है, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। सीबीएसई 20 पूछा, द लॉ ऑफ एक्सेलरेशन नोन एज लॉ ऑफ मोमेंटम। एक्सेलरेशन रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एसर्शन रीजनिंग के जो क्वेश्चन आएंगे, एसर्शन क्या है, रीजनिंग क्या है। अगर एसर्शन आपको एकदम क्लियर हो रहा है और रीजन उसका एक्सप्रेशन सही कर रहा है, तभी उस या कर रहा है या नहीं कर रहा, 4 ऑप्शन है, उसको चारों को ध्यान रखिए क्या कहना चाह रहा है, तभी उसको कीजिएगा। केस बेस्ड स्टडी में देखिएगा, केस बेस्ड जो लिखा हुआ है उसके अलावा जो आपका नॉलेज है सिलेबस का वो अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि वो बेस्ड होता है नॉलेज जो सिलेबस का उसके अनुसार ही, केस भले कुछ भी रहे। तो आप लोग का मुझे विश्वास है कि आपका एक बार फास्ट रिवीजन भी हो गया होगा, सारा चीज़ों को एक बार नज़र में आ गया होगा क्या क्या चीज़ें किस तरह से पूछी जाएंगी, और ऑब्जेक्टिव भी बहुत हद तक क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ ऑब्जेक्टिव कहीं भी आप सैंपल पेपर या कहीं भी देखते हैं जो आपको लगता है कि दिक्कत कर रहा है, तो ज़रूर पूछिएगा, कल तक आपके पास टाइम है। मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो जो है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, 7004676846, वहाँ व्हाट्सअप करिए। कल तक पूरा टाइम है, कभी भी आप कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।